बोर्ड तो बच्चों ब्लैक होता ही है, तो ब्लैक बोर्ड ही आएगा। अभी सही करते हैं कि ब्लैक बोर्ड क्यों आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। ओके, अब बोर्ड सही आ रहा है भाई, ग्रीन आ रहा है ना? अब ठीक है। अब सही है। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं दिखाई तो दे नहीं रहूंगा, आज हम लोग बिना दिखे पढ़ेंगे, है ना? चेक करते हैं कि बिना दिखे पढ़ने में कैसे होता है। क्यों भाई बच्चों, सही है कि नहीं? कि दिखना जरूरी है? सारे बच्चे बताएं, क्या दिखना जरूरी है कि बिना दिखे काम चल जाएगा? एक्चुअल में पीपीटी अभी नहीं लगी है, पीपीटी लगा रहा हूं। बताइए क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? क्यों बच्चे लोग क्या हाल चाल है आप लोगों के? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मस्त चल रही है? ओके ओके ओके, मस्त चल रही है। बस एक सेकंड दो, एक सेकंड, ये लो। अब हम लोग तैयार हो गए। यस, अच्छा, आज आप सभी बच्चों के लिए सरप्राइज भी है। आज आप सभी बच्चों के लिए सरप्राइज भी है कुछ। चलो पहले हम लोग इनको कर लेते हैं। आ जाइए। तो देखो आज हम लोग क्या क्या करेंगे, एक एक करके सारी बातें कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो इनकमिंग टेस्ट है उसका सिलेबस। इनकमिंग जो टेस्ट होगा संडे को, उसका सिलेबस। संडे को डेट क्या बनेगी बच्चों? संडे को जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस बता देता हूं। डेट क्या बनेगी? डेट क्या होगी जरा बताना, कमिंग संडे को डेट क्या है? 7 सितंबर। तो उसका सिलेबस जो होगा वो क्या होगा? देखो अभी आपने कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम दिया है। अब कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम के, अच्छा आवाज क्रैक हो रही है। ओके 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 ओके। अब देखिए, अब देखो भाई, अब सही है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। पहले ये देखो आवाज सही है?
आवाज सही है? क्या आवाज सही है? यस, यस, सही है, सही है। तो देखो, अगला टेस्ट जो होगा वो मेजर टेस्ट होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम, कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की एक बार और प्रैक्टिस कर लो, और साथ में प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम कहां तक बता देता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, सिर्फ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एसिड बेस थ्योरी और पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी और पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उनके मिक्सचर, ये पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये इतना ले लेते हैं। और ये होगा लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 या 5, 1 से 5 का है सिलेबस आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा ले लेते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5, मतलब जो पिछले हफ्ते हुआ है वो, उसमें हम लोगों ने एसिड बेस थ्योरी की है, और क्या किया है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन किया है, और क्या किया है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन किया है। ठीक है ना, इतना कर लेते हैं बस। क्लियर है सबको, सभी बच्चों को क्लियर है, सिलेबस क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं, गौर सुनिए। हाँ, दूसरा पॉइंट, आवाज अभी भी क्रैक कर रही है, एक मिनट रुको, एक मिनट, आवाज अभी भी क्रैक कर रही है, अभी देखता हूं। अब देख रहा हूं, आवाज क्रैक कर रही है, हाँ भाई बच्चों, सब सही है, तो चलो पढ़ाई की जाए। क्रैक तो नहीं कर रही, ठीक तो है, क्यों भाई, अच्छा ये है, ओके, चलो करता हूं कुछ, इको आ रहा है। अब जरा चेक करो, अब जरा चेक करो, अब ठीक है, अब किसी तरह का इको, अब ठीक है, वो तो इको इसका आ रहा होगा। अब आप चेक करो, अब आप चेक करिए, अब ठीक है, इको अभी भी आ रहा है। इको क्यों आ रहा होगा यार, एक मिनट जरा, सारी चीजें बंद कर देता हूं जो ओपन है।
अभी भी को आ रहा है, देखो जरा बच्चों। नो सर, अभी को नहीं है, ऑल गुड, ऑल यस, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब ठीक है ना? हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, एक और काम हो सकता है सिलेबस में। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि सर थर्मोडायनेमिक्स दे दो, रिवीजन हो जाएगा। तो आप चाहो तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स कर लो, केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स कर लो, है ना? केमिकल इक्विलिब्रियम के आएंगे, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं किसके किसके कितने आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के 30, केमिकल इक्विलिब्रियम के 25 और थर्मोडायनेमिक्स के 20, 45 क्वेश्चन होंगे ना। आप आयनिक इक्विलिब्रियम अभी छोड़ दो, आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ दो, केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स कर लो। एक बच्चे ने अच्छा सजेशन दिया है कि सर थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज भी हो जाएगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन आज यूट्यूब में मंडे से फ्राइडे चलती है ना, आज यूट्यूब पर आईपीएससी का सेकंड पार्ट होगा, मतलब आईपीएससी का सेकंड पार्ट 2, और आईपीएससी आज खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि दूसरा लेक्चर हम लोग करेंगे, आज खत्म हो जाएगा आईपीएससी और कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। तो सभी बच्चे आईपीएससी का सेकंड लेक्चर देखें। कितने बजे लाइव होगा? 5 बजे से लाइव होगा वाईटी पर, 5 बजे से लाइव होगा, ठीक है। 5 बजे से लाइव होगा वाईटी पे, सब लोग रेडी हो जाएंगे। आईपीएससी का सेकंड पार्ट आज हम लोग करेंगे, 5 बजे लाइव होगा, 5 से 7 चलता है, आप जानते हैं, मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे। दूसरी बात क्लियर हो गई सबको? दूसरी बात सबको क्लियर हो गई? चलो, अब आप लोग रेडी हो जाओ, आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपके पास लास्ट क्लास का टेस्ट आने वाला है, जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था उससे रिलेटेड टेस्ट, है ना? टेस्ट ऑफ लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड टेस्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज क्या है? आप क्वेश्चन का जवाब दो, फिर सरप्राइज भी खोलेंगे। आप क्वेश्चन का जवाब दो, सरप्राइज भी खोलेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड डिपेंड अपॉन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, अल्फा किस किस बात पर डिपेंड करता है ये बताना है। अल्फा किन किन बातों पर डिपेंड करता है? सब लोग आंसर बताओ। सब लोग आंसर बताइए। यस, अल्फा किन किन बातों पर डिपेंड करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? तो देख लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हाँ। टेम्परेचर पे करता है, हाँ। टेम्परेचर चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा, तो अल्फा अपने आप चेंज होगा। नेचर ऑफ एसिड पे बिल्कुल करता है, हर एसिड का अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका मतलब नेचर ऑफ एसिड पे तो करता ही है। हर एसिड का अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसलिए नेचर ऑफ एसिड पे तो करता ही है। कालू, जो 22nd और 23rd नंबर क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, बता रहे हो, वो मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कहीं पर भेज दो, मैं देख लेता हूं पहले वो सही भी है कि गलत है, या तुम्हारी गलती है उसमें। तो आंसर क्या आएगा? ऑल। आंसर क्या आएगा? ऑल, है ना? आंसर क्या आएगा? ऑल। आंसर आएगा ऑल।
अब इसको करो सेकंड क्वेश्चन सारे लोग करिए, सेकंड क्वेश्चन सारे लोग करिए। केपीसी क्या है आपने नहीं पढ़ाया बेटा, केपीसी तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। अब तुमने कहीं पढ़ लिया होगा आदिकाल में या फिर फ्यूचर में जाके पढ़ लिया होगा, मगर अभी मुझे भी नहीं पता केपीसी क्या होता है ना। कुछ अच्छे से बताओ केपीसी का मतलब क्या है तो मैं समझ पाऊं। केएसपी होगा, केसीपी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेस्ट में था, अरे वो केपी लिखा होगा, केपीसी हो गया होगा। हाँ केएसपी होगा या तो। इसका बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 0.2 m इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम 10 टाइम्स चेंज। कंसंट्रेशन चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। यदि वॉल्यूम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। क्यों? फार्मूला ये है, तो बिल्कुल चेंज होगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं। कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो पीएच चेंज होगा? हाँ बिल्कुल चेंज होगा। तो आंसर इसमें एक और आंसर जोड़ना पड़ेगा, ए एंड सी। भाई वॉल्यूम चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? कंसंट्रेशन चेंज होगा, और कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो पीएच चेंज हो जाएगा, मगर टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा। मगर टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा। दो में से किसके कितने सही हैं? दो में से किसके कितने सही हैं बताओ? दो में से किसके कितने सही हैं? यस 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 यस, बहुत सही, बहुत सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर सरप्राइज क्या है? अरे भाई सरप्राइज क्या है बताता हूं, बताता हूं। वो सरप्राइज तुम्हारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। ठन, ठन, ठन। ये देखो आ गया है सरप्राइज। ये आ गई है बुक, जैसे आप लोगों के पास पहुंच रही है वैसे मेरे पास भी पहुंच रही है। बॉटनी तरुण सर, जलोजी एमडी सर, केमिस्ट्री सर्वेश सर, फिजिक्स एसीपी सर। बच्चों आप लोगों के पास भी बुक पहुंचना स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। आप सभी बच्चे इनको ले ले, पूरी बुक का कॉम्बो ले ले, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स, पूरी बुक का कॉम्बो ले ले, क्योंकि सबने अपनी अपनी बुक में बहुत मेहनत की है। मोनू बदमाशी नहीं करो, ठीक है। तो नीट एडवांस की बुक सभी बच्चे ले ले, क्योंकि नीट एडवांस की बुक मैं अब क्लास में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास भी आ गई है, आपके पास भी आ गई है। तो अब क्या होगा, नीट एडवांस की बुक से होमवर्क दूंगा। और इस बुक की खास बात क्या है, हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, और हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ऐसा नहीं है कि 500 क्वेश्चन है तो 400 क्वेश्चन 4 ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और बचे हुए 100 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं या कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है, ऐसा नहीं। हर कॉन्सेप्ट पर 1 2 1 2 3 1 2 3 क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज्यादा। तो सभी बच्चे बुक को ले ले। अब हम नीट एडवांस बुक भी क्लास में करेंगे, मैं डेली होमवर्क दूंगा, डेली क्वेश्चन कराएंगे। नीट एडवांस बुक पूरा कॉम्बो ले लीजिए, ठीक है, पूरा कॉम्बो सब लोग ले लीजिए। सभी बच्चे जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री सारी ले लीजिए, चारों की चारों।
काम्बो है, सस्ता पड़ेगा। अभी काम्बो शायद 1100-1200 को आ रहा है, ठीक है। और तो इसलिए काम्बो ले लीजिए। ये देखिए, जितनी जल्दी हो सके सब लोग काम्बो बुक कर दो, ठीक है ना। तो सभी लोग पूरी ताकत से आए। केमिस्ट्री की बुक बहुत ही शानदार बनी है, बहुत शानदार। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, चुन चुन के क्वेश्चन डाले गए हैं और उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, ठीक है। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस लगाया है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब में। तो आप सभी बच्चे इस चीज को जरूर करें। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है, ये मेरा कहना है कि आपको लेना ही है। ये मेरा कहना है कि आपको लेना ही है। और साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखेगा हर बच्चा, बुक को पेपर में जाने से पहले देखो टारगेट क्या है। टारगेट देख लो, टारगेट हम लोगों का ये है कि पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार पूरी बुक करनी है, 2 बार पूरी बुक खत्म करनी है, बुक कंप्लीट करनी है। और आप सोच रहे हो क्या हो पाएगी? तो हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई फर्जी टाइप के क्वेश्चन नहीं डाल रखे कि एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन पढ़े, ऐसा कुछ नहीं डाल रखा है, ऐसा कुछ नहीं डाल रखा है। हर क्वेश्चन अपने में यूनिक है, हर क्वेश्चन अपने में यूनिक है। यदि तुम एक तरह के 3 क्वेश्चन बुक में दिखा दो किसी भी चैप्टर में, तो चैलेंज है पैसे वापस, पैसे वापस। एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन बुक में दिखा दो, और आप कोई भी बुक लिया हो, मैं एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर में दिखा दूंगा, हर चैप्टर में दिखा दूंगा। तो पूरी बुक 2 बार आराम से हो जाएगी। तो 2 बार पूरी बुक करनी है अपने को, पूरी बुक करनी है, पूरी बुक करनी है। क्वेश्चन कैसे हैं? क्वेश्चन नीट लेवल के हैं। देखो क्वेश्चन कैसे हैं, नीट लेवल है, ठीक है। यदि पेपर टफ आए तो उसकी तैयारी भी इसमें है, टफ क्वेश्चन का भी अच्छा खासा कलेक्शन है, ठीक है। तो नीट लेवल और टफ क्वेश्चन का कलेक्शन रखा गया है, और सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक है, अपने में अच्छे क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो आपको मेरा मानना है, वो चाहे मंथन बैच में पढ़ता हो ना पढ़ता हो, यदि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो हर बच्चे को ये बुक करनी चाहिए। बुक बहुत मोटी नहीं है। देखो हम भी 10,000 पेज की बुक बना सकते थे, 500 पेज की बुक बना सकते थे, 8,000 क्वेश्चन डाल सकते थे, है ना। मगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। जैसे पूरी केमिस्ट्री में 1800 क्वेश्चन या 2000 क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आप यदि 6000 क्वेश्चन डालते हो और तब भी तुम सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं करते हो, पता चला कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट पे 20-20 क्वेश्चन पढ़े हैं और किसी किसी पे 2 पढ़े हैं और किसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ही नहीं है, तो वो बुक, एक तो बच्चे को करने में दिक्कत है, क्यों? टाइम टेकिंग है, उस बुक को करने में बच्चे को टाइम लग रहा है। दूसरी बात, उसका सारा कॉन्सेप्ट कवर भी नहीं हो रहा है, दूसरी बात उसका सारा कॉन्सेप्ट कवर भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखो, हम लोगों ने इसको बनाते समय ये सारी बातें याद रखी हैं कि बच्चा इसको कर पाए उस टाइम टेबल के अंदर, जिस टाइम टेबल को वो फॉलो करता है। पहला पॉइंट, बच्चा इसको कर पाए उस टाइम टेबल के अंदर जिसको वो फॉलो करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि बच्चा यदि 100 क्वेश्चन करे तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए, हर कॉन्सेप्ट पे उसको क्वेश्चन मिले, और वो क्वेश्चन इस लेवल का हो कि पेपर इजी आए, मॉडरेट आए या टफ आए, वो हर चीज को कर पाए। चाहे जैसा पेपर आए वो इससे बाहर ना जाए, कॉन्सेप्चुअली बाहर ना जाए, कॉन्सेप्चुअली बाहर ना जाए, ठीक है। तो सारे बच्चे इस बात को विशेष ध्यान देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे हम लोगों से पढ़ते हैं उनको तो करना ही करना है, मतलब आप लोगों को तो कंपलसरी है, मगर जो आपके दोस्त यार हैं उनको भी करना है,
मंथन वालों का तो कंपलसरी है जो हमारे बच्चे हैं, मगर यदि अदर स्टूडेंट है, आपके दोस्त है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो भी सेलेक्ट हो या उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो, तो उनको भी सजेशन दो। यदि आप चाहते हो कि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो, क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपका रिलेटिव है, आपके मोहल्ले वाला है, तो आप उसको भी सजेशन दो कि नीट एडवांस बुक का कॉम्बो ले लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें सुधांशु सर और मेरी दोनों की बहुत मेहनत लगी है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है, ठीक है। अब आप इसको ले लीजिए। अब हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं कल से डिस्कस करना चालू करूंगा। आप लोग लेना चालू कर दो, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमको करना कैसे है। चलो अब मैं पढ़ाने पे आता हूं, ठीक है। आज का लेक्चर चालू करता हूं। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर का पॉइंट क्या है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। अब ये पॉलीप्रोटिक वीक एसिड क्या होता है, जरा इसको सबसे अच्छे से समझिए सारे बच्चे। देखो, वीक एसिड तो सब लोग जानते हैं, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड क्या है? बुक भी शादी जैसी मैंने लिया है। देखो, पैसे कम कराने के लिए हम लोगों ने बोला है, मगर वो बहुत रेयर है कि कम हो, और होंगे भी तो बहुत ही कम, 50 रुपए या 40 रुपए या 100 रुपए कम हो जाएंगे, उसके आपसे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पता नहीं कब कम हो कब ना हो, है ना, कब कम हो कब ना हो। तो आप लोगों से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि यार आप सिर्फ बुक पे ध्यान दो और पढ़ाई पे ध्यान दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी ले लो। नहीं, कोई पीडीएफ बेटा नहीं दी जाएगी, कहीं कुछ नहीं किया जाएगा। आप जितनी जल्दी हो सके बुक को लेके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। हम लोगों ने 3-4 दिन से बोल रखा है कि हाँ भाई थोड़े पैसे आप कम कर दो, मगर वो मुझे लग रहा होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बुक में बहुत कॉस्ट लगती है, बुक में बहुत कॉस्ट लगती है। देखो ये अब ये चिकना पेज है, तो यार इसकी भी कॉस्टिंग लगती है। फिर ये पेज है, इनकी छपाई लगती है, ठीक है। फिर इनका कोरियर लगता है, अब कोरियर सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। तो एक्चुअल में वो भी 4 बुक आपको 1200 के आसपास मिल रही है। एक बुक नहीं है, 4 बुक है, 4 बुक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, और चारों बुक अपने में बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसमें 150 रुपए ना देख के सीधा फोकस करें अपनी पढ़ाई पे कि हाँ जल्दी से लेके हम पढ़ाई करें। उस समय कोई ऑफर चला होगा तो मिला होगा, ठीक है। तो 1200 के आसपास पहले भी थी, 1200 के आसपास अभी भी होंगी। आप जितनी जल्दी हो सके ले लें। अब पढ़ाई पे आ जाओ, अब डिस्टर्ब मत करना, है ना। अब देखो, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है ये बताता हूं, ठीक है। ऐसा वीक एसिड जो एक से ज्यादा प्रोटॉन इशू करता हो, दोज वीक एसिड या दोज एसिड विच गिव्स मोर देन 1 HIN इन सॉल्यूशन, दोज acid which gives given more than 1 HIN in aqueous solution, फॉर एग्जाम्पल अब देखो जरा बच्चों, जैसे H2SO4 है, ये पानी में डालने पर 2 बार आयोनाइज होता है। पहले एक प्रोटॉन निकालेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना, एक एक करके प्रोटॉन निकाला करो। आयनिक इक्विलिब्रियम जब चैप्टर चल रहा हो तो एक एक करके प्रोटॉन निकाला करो, चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस तरह से डिसोसिएट हुआ और 2 प्रोटॉन निकाले हैं ऐसे। इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आई? यदि आप देखो तो इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन ये आई है,
इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन ये आई है, ये देखिए ऐसे, इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन ये आई है। तो 1 मोल एसिड ने 1 से ज्यादा प्रोटॉन निकाले हैं, तो इसको पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे ये देखो, ये देखिए कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है, कार्बन का एसिड है ना, कार्बन का एसिड है तो वीक एसिड है, इसीलिए देखो इसमें इक्विलिब्रियम बनी है। ये देखो एक प्रोटॉन निकाला, फिर एक और प्रोटॉन निकाला, ये देखिए ऐसे। तो ये भी क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड है, पॉलीप्रोटिक एसिड है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा प्रोटॉन इशू करते हैं। अब जब एक से ज्यादा प्रोटॉन इशू करोगे तो एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे। भाई एक ये इक्विलिब्रियम है तो एक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक ये इक्विलिब्रियम है, एक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि नहीं? एक ये इक्विलिब्रियम है तो एक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक ये इक्विलिब्रियम है तो एक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इनमें एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे। और ऑलवेज गौर सुनना, ऑलवेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशन रहता है, K1 से बड़ा होता है, सॉरी K1 से छोटा होता है K2, K2 से छोटा होता है K3, सो ऑन। K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है? ये क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कांस्टेंट ऑफ एसिड। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, फोर्थ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऐसे। तो पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर तीसरे की होगी, फिर चौथे की होगी। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कुछ इस तरह से होगा, यदि मान लो इसके K1 की वैल्यू 10 की पावर -3 है तो K2 की वैल्यू 10 की पावर -8 होगी। K1 बड़ा होगा, K2 छोटा होगा, और ये ऑलवेज होगा, ध्यान रखना। इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये ऑलवेज होगा इस तरह से। क्या ये बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया, पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया, देखिए और आंसर बताइए सब लोग, आंसर बताइए। देखिए ये है H3PO4, ये इस तरह से ब्रेक हुआ ऐसे, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, फिर ये इस तरह से ब्रेक हुआ ऐसे, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है, ये इस हुआ, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K3 है। सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन। पहला K2 बराबर है K1 इंटू K3 के। दूसरा K1 बड़ा है, K2 छोटा है, K3 बड़ा है। तीसरा K1 से बड़ा K2 है, K2 से बड़ा K3 है। चौथा, ठीक है, ये आपस में बराबर है। बताओ भाई क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से? आप लोगों के हिसाब से बच्चों क्या आंसर आना चाहिए? फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट और थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा? ओ
बताओ। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आपको मैंने बताया है कि पहला सबसे ज्यादा होता है, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। तो रिलेशन ये आएगा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा ज्यादा होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो जरा बच्चों, इसी में एक और चीज बताता हूं, एम्फोटेरिक आयन या स्पीसीज, आयन या स्पीसीज, ये क्या होता है जरा देखो। दोज स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज या ऐसे आयन जो प्रोटॉन दे भी सकते हो, जो प्रोटॉन ले भी सकते हो। दोज स्पीसीज विच इज डोनेट as well as gain proton in aqueous solution। ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन दे भी सकते हो, साथ में ले भी सकते हो। जैसे ये देखो, जब आप, गौर सुनिए, जब आप पॉलीप्रोटिक एसिड को डिसोसिएट करते हो, तो पॉलीप्रोटिक एसिड को डिसोसिएट करते हो तो जरा देखो क्या क्या आता है। इस आयन को देखो, इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो एज ए एसिड हो गया। यदि यही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, ये देखो, तो एज ए बेस हो गया। प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, प्रोटॉन डोनर एसिड। तो ये एसिड की तरह भी हो सकता है, बेस की तरह भी हो सकता है। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उन्हें एम्फोटेरिक आयन कहते हैं या एम्फोटेरिक एसिड कहते हैं। तो ये एम्फोटेरिक स्पीसीज है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिड की तरह भी बिहेव करे और साथ साथ में बेस की तरह भी बिहेव करे। वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो बच्चों, इस चीज को देखो, ये बाइकार्बोनेट आयन है। अब यदि ये प्रोटॉन छोड़ देता है तो ये एसिड हो गया। ये देखो, ये क्या हो गया, एसिड। और इसका क्या आया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। और ये Ka कैसा होगा, K2 होगा। क्यों, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ये देखो। अच्छा, ये ऐसा भी तो कर सकता है कि प्रोटॉन ले ले ले, ये वाटर से क्या करे, प्रोटॉन ले ले, ये वाटर से प्रोटॉन लेके कार्बोनिक एसिड बना दे। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, अब क्या है, बेस। अब क्या है, बेस। तो इधर से इधर क्या बना, Kb है। और इस Kb की वैल्यू 1/K1 के बराबर होगी। क्यों, देखो, इधर से इधर ये बेस है, तो इधर से इधर क्या है, एसिड। कार्बोनिक एसिड एक प्रोटॉन लूज कर रहा है, चेक करो, एक प्रोटॉन लूज करेगा तो यही तो आएगा। इसका मतलब इधर से इधर K1 है, तो इधर से इधर क्या होगा, 1/K1। क्यों, रिएक्शन पलटोगे तो K पलट जाएगा, है कि नहीं, K पलट जाएगा। तो इसके Kb की वैल्यू 1/K1 के बराबर होगी। तो देखो, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। ऐसे आयन को एम्फोटेरिक आयन या एम्फोटेरिक स्पीसीज कहते हैं। ऐसे विनोद बेटा सब स्टार्ट होगा, आप परेशान ना हो। इसी मंथ सितंबर के महीने में ही ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से एक चीज स्टार्ट हो जाएगी बैच में, सितंबर के महीने में ही, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए सारे बच्चे, ऐसे स्पीसीज जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हो, बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हो, उन्हें एम्फोटेरिक एसिड कहते हैं। इससे एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, CO3 बचेगा, और प्लस निकल गया
तो माइनस चार्ज बढ़ नहीं जाएगा? ये देखो, एक तुमने प्लस निकाल दिया, एक प्लस निकाल दिया तो माइनस बढ़ जाएगा। प्रोटॉन निकालते हैं तो एक माइनस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? एक बच्चा पूछ रहा है कार्बोनेट कैसे आया। तो पहले आप ये पहचान लोगे कि एम्फोटेरिक स्पीसीज कौन है। आप ये पहचान लोगे कि एम्फोटेरिक स्पीसीज कौन है। सेलेक्ट स्पीसीज which behaves as acid as well as base, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सके और बेस की तरह भी बिहेव कर सके। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप बताइए, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सके और बेस की तरह भी बिहेव कर सके, ऐसी सिचुएशन आपको बतानी है। जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सके, बेस की तरह भी बिहेव कर सके। बताओ, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सके, बेस की तरह भी बिहेव कर सके। आंसर दो, सब लोग आंसर दें, सारे लोग आंसर दें। मतलब जो प्रोटॉन ले भी सकता हो, प्रोटॉन दे भी सकता हो। प्रोटॉन ले भी सकता हो, है ना, और प्रोटॉन दे भी सकता हो। उस स्पीसीज को आप एम्फोटेरिक कहोगे। अब देखो, इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं तो दे कैसे सकता है। अब ये ले कैसे सकता है, इसके पास निगेटिव चार्ज नहीं है तो लेगा कैसे। ये सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता। ये भी सिर्फ ले सकता है, ये सिर्फ बेस है। अब देखो ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। इसने प्रोटॉन दे दिया तो ये बन गया, देखो एसिड हो गया ये। और इसने प्रोटॉन ले लिया, ले क्यों सकता है, क्योंकि माइनस है। ले क्यों सकता है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस लगा है, तो ये बेस हो गया। तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो एम्फोटेरिक है। ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो एम्फोटेरिक है। ठीक है, प्रेम खत्तेरी पढ़ाई पे ध्यान दो यार। ठीक है, ये प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। क्लियर है? तो एम्फोटेरिक कौन होगा, जो प्रोटॉन दे भी सकता है और जो प्रोटॉन ले भी सकता है, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? कैसे करोगे ये बात समझ रहे हो, पहचान लोगे। अच्छा, अब गौर से समझिए, पीएच ऑफ एम्फोटेरिक आयन, पीएच ऑफ एम्फोटेरिक आयन। एम्फोटेरिक आयन का यदि कहीं पीएच पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपके लिए एक नोट लिख देता हूं। अभी तक नीट में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछा गया है। समझ रहे हो, पूछा गया है। देखो, इस टॉपिक से नीट में कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है पिछले 30 साल में। तो आप सभी बच्चे इसको एज ए फार्मूला याद रखेंगे और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा बस उतना याद रखेंगे, उतना याद रखेंगे। पेपर रैंडम आता है, टफ आता है तो पूछ सकते हैं। और ये क्या नीट के सिलेबस में है? तो हाँ सिलेबस में है। क्या ये नीट के सिलेबस में है? तो हाँ सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा।
सिलेबस में है। तो देखो एम्फोटेरिक एसिड का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो करना कैसे, बहुत आसान है। जैसे ये देखो बच्चों, ये हमारा वीक एसिड है, डाइप्रोटिक वीक एसिड है, 2 प्रोटॉन निकालना है। ये देखिए एक बार प्रोटॉन निकाला तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आया K1, एक और प्रोटॉन निकाला, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आया K2। अब एम्फोटेरिक आयन कौन है, ये एम्फोटेरिक आयन कौन है, ये। तो यदि वो कहता है pH ऑफ HS इक्वल सॉल्यूशन, तो आप उसका pH क्या लिखोगे, तो उसका pH लिखा जाता है pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए इस तरह से ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। pK1 pK2 क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं क्या, माइनस लॉग K1 माइनस लॉग K2। माइनस लॉग K1 को कहा जाता है pK1। देखो जब किसी में P लग जाए ऐसे तो इसको बोलते हैं माइनस लॉग। K1 लिखा है तो K1, K2 लिखा है तो K2, K3 लिखा है तो K3। तो यदि कहीं पर कोई एम्फोटेरिक आयन का पीएच पूछा जाए तो बस कुछ नहीं करना है, ये लगाना है, ये फार्मूला लगाना है। और आप सबको बता दूं जब भी आएगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, जब भी पेपर में आएगा, जब भी पेपर में, कौन से पेपर में, नीट के पेपर में। जब भी नीट पेपर में आएगा तो फार्मूला बेस्ड ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से आपको बस फार्मूला याद रखना है। जो एम्फोटेरिक आयन है, देखो ये एम्फोटेरिक आयन है तो इसी का Ka और इसी का Kb, ये देखो इसी का Ka, ये देखो इसका Ka है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, और ये इसका Kb, उनका सम मतलब K1 और K2 का सम, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2, ये करना है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा मैं एक लिख के देता हूं, जैसे आप लोग कर सके। देखो मैं लिख के देता हूं जैसे आप कर सके। कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -2 मोलर ऐसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इक्वस solution if K1 and K2 of H2S is 1 into 10 की पावर -8 and 1 into 10 की पावर -12 रिस्पेक्टिवली, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। pH 10 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, नन ऑफ दीज हो गया, ये क्वेश्चन है। अब आपको पकड़ना होगा कि ये आयन कैसा है। ये देखो जो सोडियम है ये तो इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है। आयन कौन है, ये। क्या ये आयन एम्फोटेरिक आयन है, क्या ये आयन एम्फोटेरिक आयन है? तो यदि ये एम्फोटेरिक आयन है, ये दोनों काम कर सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है
और प्रोटॉन ले भी सकता है। ये देखो, तो आप क्या करोगे, आपको यहां आयन पहचानना है बस। यदि आपने आयन पहचान लिया कि यार ये एसिड नहीं है, ये कोई सॉल्ट नहीं है, ये एम्फोटेरिक आयन का सॉल्ट है, तो यदि एम्फोटेरिक आयन का सॉल्ट है और आपने पहचान लिया तो बस आपको कुछ नहीं करना है। pH इक्वल टू pK1 pK2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग K1, K1 की वैल्यू क्या है ये, माइनस लॉग K2, K2 की वैल्यू क्या है ये, डिवाइडेड बाई 2। -8 आगे आ गया तो 8 हो गया, log 10 10, log 10 1, -12 आगे आ गया तो ये 12 हो गया, और log 10 1, तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2 10। इसका pH कितना आ गया, 10 आ गया। जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा, आपको बता दूं, इसका रीजन बताता हूं। अभी तक जेई में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है इसका, एम्फोटेरिक का, तो नीट में कैसे आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा। बच्चों को पहचानने में दिक्कत आती है कि बच्चे आयन नहीं पहचान पाते कि यार ये एम्फोटेरिक आयन है तो ये फार्मूला लगाना है, ये एम्फोटेरिक आयन है तो ये फार्मूला लगाना है। तो एम्फोटेरिक आयन जरूर पहचान लें, और मैंने क्वेश्चन करा दिया है। आपको इसके 10-20 क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन। एक मैंने करा दिया बस, अब इसको रिवाइज करके रखना है। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने बुक में बहुत यूनिक टाइप से मैंने बुक को बनाया है। हर कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर होगा, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही कॉन्सेप्ट पर 100-200 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर 15-15 क्वेश्चन पढ़े, 20-20 क्वेश्चन पढ़े, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे बच्चे का टाइम किल ना हो, जैसे बच्चे का टाइम किल ना हो, उसका टाइम बर्बाद ना होने पाए। क्यों, क्योंकि भाई टाइम बहुत कीमती है और उसके पास टाइम बहुत कम भी है। ऐसा भी नहीं कि उसके पास टाइम बहुत ज्यादा है, उसको सब कुछ मैनेज करना है, इसी में उसको 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक सब लानी है। तो उसका टाइम बहुत प्रीसियस है, उसको संभाल के यूज करना है। और ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी भी है कि भाई मैं भी उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करूं, बच्चे के टाइम को खराब ना होने दूं। क्यों, क्योंकि वो अभी कम समझदार है, वो बेचारा पढ़ रहा है, वो बेचारा पढ़ रहा है। तो इस वजह से इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि मैं क्वेश्चन को करूं कैसे, और क्वेश्चन बच्चों से पूछूं कैसे, जैसे बच्चों का टाइम किल ना होने पाए। ये देखो मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, क्वेश्चन नंबर 25, एक क्वेश्चन मैंने डाला है, ये क्वेश्चन नंबर 25 इसी टॉपिक का है। एप्रोप्रिएट पीएच ऑफ 0.1 m इक्वल सोल्यूशन दिस। K1 K2 की वैल्यू दी है, H2 ऐसी है, K1 K2 की वैल्यू दी है, K1 K2 की वैल्यू दी है। एक क्वेश्चन डाला होगा, क्यों, क्योंकि पता चला जो पेपर में आने के चांसेस कम है उसके तुमने 10 डाल रखे। हमें एक सर्किल खींचना होता है, और ये मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पिछली बार पेपर टफ आया इसलिए कर रहा हूं, हर साल करता है, वो टफ आया इजी आया, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनर ना हमारा रिश्तेदार ना तुम्हारा रिश्तेदार, और हर समय एक जैसा पेपर नहीं देगा। जेई कभी नहीं देता है, नीट भी नहीं देता है, नीट भी कभी नहीं देता है। ये तो लोग हैं जो जबरदस्ती लगे पड़े कि पेपर टफ कर दिया, टफ कर दिया। अरे यार वो हर बार एक जैसा पेपर देता है क्या? उसने तुमसे कहा है कि मैं हर बार एक जैसा पेपर दूंगा, या कहीं लिख के दिया है उसने? तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, मार्कर किधर गया भाई, ओए ये, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखो, एक क्वेश्चन तो एम्फोटेरिक आयन वाला आ सकता है, और कैसा आ सकता है तो जरा देखो, गौर सुनो, और कैसा आ सकता है, और कैसा आ सकता है, गौर सुनो। देखो मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड
डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड, इसका मतलब क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब जो एक प्रोटॉन इशू करे, जो एक एचाइन इशू करे पानी में, है ना, रिलीज वन एचाइन इन इक्वस सोल्यूशन, जैसे एस्टिक एसिड, HCl, ये सब मोनोप्रोटिक एसिड है। ठीक है, अब डाइप्रोटिक एसिड रिलीज टू एचाइन इन इक्वस सोल्यूशन, जैसे H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग में हो गया, वीक में कौन हो गया? कार्बोनिक एसिड H2S। ट्राइप्रोटिक एसिड रिलीज 3 एचाइन इन इक्वस सोल्यूशन, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। जैसे H3PO4, ये देखो H3PO4, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, ये 3 एचाइन इशू करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये बताता हूं। देखिए, ये एनसीईआरटी में भी है, नीट में अभी नहीं पूछा गया है, मगर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 25। मैं अभी आपके पास बुक नहीं होगी तो इसलिए मैं लिख देता हूं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 25, एप्रोप्रिएट पीएच ऑफ, आप लिखते जाओ मेरे साथ, approximate pH of 0.1 aqueous H2S solution when K1 and K2 for H2S at 25 degree centigrade are 1 into 10 की पावर -7 and 1.3 into 10 की पावर -13 रिस्पेक्टिवली। आप मत करिएगा क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, आप मत करिएगा क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। 4, 5, 6, 8, ओह सॉरी, ABCD में लिखते हैं, इसमें 1 2 3 में दिया है। मैंने इसमें ऑप्शन 1 2 3 में इसलिए दिए हैं क्योंकि नीट के पेपर में 1 2 3 आता है, इसीलिए बुक में भी ABCD न लिख के 1 2 3 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि नीट के पेपर में भी 1 2 3 आता है ना। हर चीज को विशेष ध्यान रखा गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कैसे करोगे, अब मैं इस पे लिख के दे रहा हूं। देखो नीट के पेपर में अभी ये क्वेश्चन नहीं आया है, नीट के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में दिया है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये बैक एक्सरसाइज में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, और जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है,
मैं बता क्यों रहा हूं, आप गौर से सुनते जाइए, क्योंकि जो बुकें हैं ना उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीट में क्या आया है, जेई में क्या आया है, या नीट में अभी तक पूछा नहीं गया है तो उसको थोड़ा डालें, वो भर भर के डाल पड़े, पता चला इसी चीज के 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। अरे प्रभु, ये अभी तक एनसीईआरटी में नहीं पूछा गया मगर पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि नीट में, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है मतलब सिलेबस में है, तो जब सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है। मगर जो चीज आज तक नहीं पूछी गई है उस पर आपको लिमिटेड प्रैक्टिस करनी है, लिमिटेड क्वेश्चन करने। ऐसा नहीं कि वो आज तक नहीं पूछी गई है तो आगे पूछी नहीं जा सकती। मगर यदि ऐसी पूरी केमिस्ट्री में ऐसी यदि 50 चीजें हैं जो आज तक नहीं पूछी गई हैं और सिलेबस में, तो उन 50 में से किसी एक चीज से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे, या 2 बार 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। 50 में से 50 से नहीं बनेंगे। इसलिए ऐसी चीजों के प्रैक्टिस थोड़ी कम रखी जाती है रिलेटिवली, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या जिनसे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताता जा रहा हूं कि किसकी प्रैक्टिस कम करनी, किसकी ज्यादा। पता चला बेवकूफों की तरह हम प्रैक्टिस करे जा रहे हैं इनकी, और इनसे पिछले 40 साल में नहीं आया तो हो सकता है इस साल भी ना आए, इसके चांसेस 99 है। तो हमें करना है, पढ़ना है। मैं हर साल ये पढ़ाता हूं, मगर हर साल ये बता के पढ़ाता हूं कि भाई इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यदि क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का आएगा। आपको कैसे करना है, क्या करना है, मैं बता दे रहा हूं। आप जब भी नोटबुक रिवाइज करो, इस क्वेश्चन को रिवाइज करो, इस टॉपिक को रिवाइज करो, मगर इस पे 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। इन्हीं सारी चीजों से बचना है। ये सब चीजें बच्चों का टाइम खराब करती हैं। तो अब जरा देखो करना कैसे है। देखो, आपको पता है ये हमारा डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड है तो यार 2 बार प्रोटॉन निकालेगा, एक बार ये निकाला और एक बार ये निकाला। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे करें, हम तो फंस गए। क्यों? 2 प्रोटॉन है ना, और हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। याद है? याद है सब बच्चों को? pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हमारा फार्मूला ये है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7, मतलब वाटर। अब यहां पर एसिड के 2 कंसंट्रेशन है, एक ये है और एक ये है। चेक करो। तो बच्चा यार इसको करे कैसे, काफी टफ हो जाता है। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट। गौर से सारे बच्चे ध्यान देंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, CHD समझो। यदि जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है या बराबर है, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है या बराबर है। गौर सुनना क्या लिख रहा हूं, गौर सुनना। तो आप डाइप्रोटिक एसिड को, डाइप्रोटिक एसिड मतलब ये जो 2 प्रोटॉन इशू करता है, को एक मोनोप्रोटिक एसिड मानकर क्वेश्चन को कर दो। मोनोप्रोटिक एसिड मानकर मतलब सपोज करके, मानकर मतलब सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब आप ये नहीं समझ पाए होगे, अभी मैं समझाता हूं, गौर समझिए, अभी मैं समझाता हूं। यदि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -7 है या उससे छोटी है, तो भूल जाओ ये डाइप्रोटिक एसिड है। क्यों? क्योंकि सेकंड डिसोसिएशन ना के बराबर हुआ है। ये देखो 10 की पावर -13 दिया है, बहुत छोटी वैल्यू है।
तो जब बहुत छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन ना के बराबर है, तो आप इसको भूल जाओ। आप मानो ये एसिटिक एसिड लिखा है, आप मानो ये HCN लिखा है, आप मानो ये फार्मिक एसिड लिखा है, आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा इसी केस का आएगा, क्योंकि दूसरा केस आ गया ना तो वो IIT एडवांस का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जिसको आता होगा उसको 5 मिनट लगेंगे, जिसको नहीं आता होगा उसको तो पता नहीं कितने लगेंगे, जिसको आता होगा उसको 5 मिनट लगेंगे। एडवांस में भी इसी फंडे पे क्वेश्चन आया है, जब भी आया है, तो गौर से देखना, मैंने तो दोनों पढ़ाया है 17 साल 18 साल, तो गौर से देखो, यदि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -7 के बराबर है या छोटी है, तो आप इसको मानो कि ये क्या है, ये मोनोप्रोटिक एसिड है। अब मोनोप्रोटिक एसिड है तो मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, तो इसका पीएच कैसे निकालते हैं, मोनोप्रोटिक वीक एसिड का, मोनोप्रोटिक वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं निकाल रहा हूं। हम लोगों ने कल फार्मूला पढ़ा था, HN इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू सी, तो HN इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू सी। KA कैसा, आपने इसको क्या मान लिया है, फर्स्ट डिसोसिएशन, आपने इसको क्या माना है, आपने इसको मोनोप्रोटिक वीक एसिड माना है। क्यों, KA की वैल्यू 10 की पावर, देखो K1 की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -7, और K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 के बराबर है या छोटी है, तो आप उसको क्या मानोगे, मोनोप्रोटिक वीक एसिड, मतलब ऐसा एसिड जो एक एचायन इशू कर रहा है। तो जब ऐसा एसिड जो एक एचायन इशू कर रहा है तो उसका एचायन कंसंट्रेशन अंडर रूट K इंटू सी कल पढ़ाया था, तो KA की जगह क्या लिखोगे, K1, क्यों, ये तो मोनोप्रोटिक वीक एसिड है ना। अब हमने इसको मोनोप्रोटिक वीक एसिड मान लिया, इसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर 7, इसकी वैल्यू क्या है 0.1, तो एचायन कंसंट्रेशन कितना आ गया 10 की पावर -8, बाहर निकाला तो कितना आ गया 10 की पावर -4, तो एचायन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, तो pH इक्वल टू -log एचायन कंसंट्रेशन, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, pH कितना आ गया 4, देखो कहीं आंसर होगा, है क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी है, सब कुछ इजी है, मगर कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है ये उल्टा खड़ा हो जाएगा, इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएगा, हम लोग तो करते ही हैं एडवांस में, मगर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस कैटेगरी का आएगा, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो गौर सुनो, मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी के पेपर में अभी इस पर मतलब डाइप्रोटिक एसिड पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मगर आ भी सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दिया है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो तुम कैसे करोगे, तुम सबसे पहले ये चीज चेक करोगे, एट K1 की वैल्यू, यदि K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है तो आप इसको बिल्कुल मोनोप्रोटिक एसिड मानोगे, मतलब एस्टिक एसिड मानोगे, और एस्टिक एसिड मानोगे उसकी तरह क्वेश्चन कर दोगे। तो हमसे पीएच पूछ रहे हो, आपने कंसंट्रेशन दे रखा है K1 K2 दे रखा है, तो हमने HN कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है अंडर रूट KA इंटू सी, K की वैल्यू डाल दी, C की वैल्यू डाल दी, HN आ गया, पीएच का फार्मूला लगा दिया। कर लोगे, सब लोग कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे। क्या मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, बस यही 2 क्वेश्चन आपको करने हैं जो मैं करा रहा हूं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट HIN concentration of 10 की पावर -2 मोलर कार्बोनिक एसिड इक्वल्स solution. Calculate concentration of HIN
कैलकुलेट HN concentration of 10 की पावर -2 मोलर कार्बोनिक एसिड इक्वल सोल्यूशन इफ K1 and K2 of carbonic acid are 1 into 10 की पावर -8 या -8 and 1 into 10 की पावर -12 रिस्पेक्टिवली। अब आपको आंसर बताना है, ठीक है। 10 की पावर -8, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6 मोलर। बताओ कैसे करोगे, बताओ सब लोग आंसर कैसे करोगे। समझदारी से करना, गड़बड़ मत करना। समझदारी से करना, गड़बड़ मत करना। तो देखो ये क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है। तो डाइप्रोटिक एसिड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, K1 की वैल्यू चेक करते हैं। यदि K1 की वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी है या बराबर है तो हम इसको क्या मानते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड। और मोनोप्रोटिक एसिड मानते हैं तो HN कंसंट्रेशन कितना होता है, HN कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है K1 इंटू C। क्यों, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। K1 की वैल्यू है 10 की पावर -8, C की वैल्यू है 10 की पावर -2, तो ये आया 10 की पावर -10। तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू आ गया 10 की पावर -5, pH इक्वल टू आ गया 5। ये देखो, बात समझ पाए। वेदांतु, मधु बेटा, वेदांतु स्टोर में जाओगे। वेदांतु स्टोर में जाने के बाद नीट सेक्शन में जाओ। नीट सेक्शन में जाने के बाद नीट एडवांस बुक दिखेगी। इन लोगों ने बहुत पीछे डाल रखा है, मैं एक बार फोन कर दूंगा इन लोगों को, है ना। ये देखो आप, मैंने भी कल देखा था कि कहां पे है। वेदांतु सेक्शन में गए। अच्छा अभी मेरा तो वो चल रहा है लेक्चर, मैंने अभी आप लोगों ने कहा था ना, 1 मिनट। ये देखो, अब यहां होम पे जाओ। होम पे जाओगे, अरे क्या क्या हुआ। अब ये जो 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें में जाके ये देखो लिखा है वेदांतु स्टोर। वेदांतु स्टोर पे चले जाओ। अब जब आप वेदांतु स्टोर पे जाओगे तो देखो अभी आपको कम दिख रहा होगा, तो आप फिर 3 लाइनों पे जाओ और ये देखो लिखा है नीट। नीट पे चले जाओ। अब जब नीट पे चले जाओगे तो देखो आ रहा है बुक टेस्ट सीरीज नीट, तो बुक पे चले गए। अब देखो सबसे ऊपर आ रहा है नीट एडवांस बुक। अब नीट एडवांस बुक पे चले गए, ये देखो दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, ऐसे। तो बहुत अंदर डाल रखा है, मैं बता दूंगा कि बाहर फ्रंट पेज पे डाल दो, जैसे बच्चे आराम से ले पाए। चलो अब मुझे पढ़ाने दो। तो जरा देखो इस तरह से करोगे। अब मैं इसका CSD दे देता हूं, अब मैं इस सब का CSD दे देता हूं और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। pH ऑफ सॉल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखो CSD आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, पहले मैं देख लूं क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है शुरुआत कहां से की थी। अच्छा pH ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड अभी पढ़ाया है। देखो सबसे पहली बात, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं। तो पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा एचाइन इशू करते हैं, मोर देन 1 एचाइन रिलीज इन
इक्वल्स सॉल्यूशन। जो एक से ज्यादा एच आयन इशू करते हैं उन्हें पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो H3PO4, ये एक से ज्यादा एच आयन इशू कर रहा है। ये देखिए, इसको बोला K1, पहला प्रोटॉन निकला तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरा प्रोटॉन निकला तो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तीसरा प्रोटॉन निकला तो थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये देखो, फिर मैंने बताया कि K1 की वैल्यू हमेशा K2 से बड़ी होगी, K2 की वैल्यू K3 से बड़ी होगी, सो ऑन। फिर मैंने आपको बताया मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड क्या होते हैं। एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो मोनोप्रोटिक एसिड, दो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो डाइप्रोटिक एसिड, और तीन प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो ट्राइप्रोटिक एसिड। तो ट्राइप्रोटिक एसिड। अच्छा, अब सारे बच्चे बताओ एम्फोटेरिक आयन क्या होता है। फिर मैंने बताया एम्फोटेरिक आयन, एम्फोटेरिक आयन या स्पीसीज। वो बच्चों क्या होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता हो, मतलब प्रोटॉन दे भी सकता हो ले भी सकता हो, है ना। दोस आयंस which is given H ion and gain H ion as well as gain and as well as gain H ion in solution, उनको हम एम्फोटेरिक क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, अब ये प्रोटॉन दे भी सकता है इसलिए ये एसिड हो गया, अब ये प्रोटॉन ले भी सकता है इसलिए ये बेस हो गया। ये देखो, तो ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। ऐसे आयन को हम एम्फोटेरिक आयन कहते हैं। अब मैंने बताया, देखो पीएच ऑफ एम्फोटेरिक आयन सॉल्ट, एम्फोटेरिक आयन के सॉल्ट का पीएच क्या होगा। तो मैंने बताया pH इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं log K1 माइनस log K2 डिवाइडेड बाई 2। K1 K2 क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, है ना। K1 एंड K2 क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। ये देखो, ये K1 और K2 है, मतलब ये K1 है
और इधर से इधर K2 है। भाई यहां तो बेस ले रहा है ना, तो उल्टा होगा ना K1, 1/K1 ये ऐसे आए, और ये K2 है, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इधर से इधर K1 है, तो इधर से इधर क्या क्या हुआ, 1/K1 हुआ, है ना, 1/K1 हुआ। तो ये देखो मैंने आपको बताया है, और इस तरह से आपको करना है, ठीक। अब इसके बाद आता है pH ऑफ वीक डाइप्रोटिक एसिड, वीक डाइप्रोटिक एसिड। यदि मान लो कोई वीक डाइप्रोटिक एसिड हो तो उसका पीएच कैसे निकालोगे? तो उसके लिए देखो बच्चों, इधर बताता हूं अगले पेज पे कि उसका कैसे निकालेंगे। जैसे ये कोई डाइप्रोटिक एसिड है H2S, इसने एक बार प्रोटॉन लॉस किया, वो K1 हो गया, इसका कंसंट्रेशन C मोलर है। दोबारा प्रोटॉन लॉस किया, वो K2 हो गया, ऐसे। अब गौर से सुनते जाओ। अब मैंने आपको एक केस बनाया, यदि K1 की वैल्यू 10⁻⁻7 के बराबर है या छोटी है ना, स्मॉल है, तो आप डाइप्रोटिक एसिड को मोनोप्रोटिक एसिड सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे। अब ऐसा करोगे तो HN कितना आएगा, HN इक्वल टू आएगा √K1 × C। ये देखो, मान लो किसी ने इसका कंसंट्रेशन पूछा कितना आएगा, तो इसका कंसंट्रेशन भी इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप सेकंड इक्वेशन मान ही नहीं रहे हो। तो जब सेकंड इक्वेशन नहीं मान रहे हो तो जो कंसंट्रेशन इसका है। अच्छा, मान लो वो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछ दे, कभी कभी वो परेशान करने के लिए पूछ सकता है, देखते जाइए। HN पूछा, इसका पूछा, अब वो कहता है इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो भाई पहले कितना था C, अब निकल कितना गया, जितना HN कंसंट्रेशन है, तो HN कंसंट्रेशन कितना है, इतना। भाई देखो, पहले इसका कंसंट्रेशन C था, सपोज करो X कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया, तो बचा कितना, C - X। और यदि X कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ तो X कंसंट्रेशन फॉर्म हुआ, तो इससे कितना कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, जितना X कंसंट्रेशन फॉर्म होगा, और HN कितना फॉर्म हुआ है, इतना। तो ये देखो, मान लो कभी पूछ दे तो कर सकते हो। अब मान लो इसका कंसंट्रेशन पूछ दे, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इसका, तो वो हमेशा ध्यान रखना K2 के बराबर होता है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा K2 के बराबर होता है। यही केस आपके सिलेबस में आ सकता है, यदि आएगा तो, यही केस आपके सिलेबस में आ सकता है यदि आएगा तो। फिर से बोल रहा हूं, यदि आएगा तो, नहीं तो नहीं आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। क्लियर समझ गए सब लोग? क्लियर समझ गए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है? अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, यहां तक हम लोगों ने बातों को कर लिया है कि हाँ भाई क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह से करेंगे। अब हम चलते हैं नई हेडिंग पे।
नई हेडिंग है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये देखो आज अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, आज अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आए। बेटा ईशान हर चैप्टर के सीएसडी हैंड रिटन नोट्स अपलोड हैं, आप चेक करो। तो आज मैंने अभी तक जो पढ़ाया है इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। ये भी अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है, ये भी अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है। अब मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है जो पूछा जाता है। तो देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट। तो भाई सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है कि नहीं बच्चों। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये देखो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड कितने तरह के होते हैं, तो एसिड दो तरह के होते हैं। या तो एसिड हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है। नेचर वाइज एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और अच्छा बेस भी कितने तरह के होते हैं, बेस भी हमारे दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। होते हैं कि नहीं, ये देखिए क्या ये बात सही है बच्चों। भाई देखो एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा, एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। अब एसिड होते हैं दो तरह के, बेस होते हैं दो तरह के, तो बताओ जरा कितने तरह के सॉल्ट बना सकते हो। सब लोग क्वेश्चन का जवाब दें। हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉल्ट फॉर्म, कितने तरह के सॉल्ट बना सकते हो आप इसके बेसिस पे, बताइए सब लोग बताइए। तो देखो एक बार हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ। तो एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दोनों कैटेगरी ले ली। स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ। अच्छा वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड का वीक बेस के साथ, चार पॉसिबिलिटी हैं। तो इसका मतलब चार टाइप के सॉल्ट बनेंगे। ये क्या है, टाइप ऑफ सॉल्ट। तो एक इस टाइप का सॉल्ट फॉर्म हो सकता है, एक इस टाइप का सॉल्ट फॉर्म हो सकता है, एक इस टाइप का सॉल्ट फॉर्म हो सकता है, एक इस टाइप का सॉल्ट फॉर्म हो सकता है। तो कितने तरह के सॉल्ट फॉर्म होंगे, चार टाइप के। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। बेस भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। इन सब के बेसिस पे चार तरह के सॉल्ट फॉर्म किए जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड का वीक बेस के साथ। अब ये जितने भी सॉल्ट आपने बनाए हैं अब इनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एक एक करके। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का है, बताओ। अब देखो ये हमें पता करना पड़ेगा।
है ना। कैसे करोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सॉल्ट, इसको डिटरमाइन कैसे करोगे? तो गौर से सारे बच्चे कॉन्सेप्ट सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत हम लोगों को रहेगी। देखो, जो सॉल्ट होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl क्या है? कैटायन से मिलके बना है, एनायन से मिलके बना है। ये देखो एल्युमिनियम सल्फेट क्या है? कैटायन से मिलके बना है, एनायन से मिलके बना है, दो ही चीजें तो हैं। किसी भी सॉल्ट को उठा लो, चाहे जितना बड़ा सॉल्ट हो, मगर होंगे उसमें दो ही आयन। ये देखो अमोनियम कार्बोनेट किससे मिलके बना है? दो अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन है। तो कोई भी कैटायन होगा, कोई भी सॉल्ट होगा, कैटायन प्लस एनायन से मिलके बना होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। तो अब गौर से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। आप हमेशा कैटायन को क्या दे दो भाई? कैटायन क्या है? पॉजिटिव, तो इसको दे दो OH आयन, तो आपको क्या मिल जाएगा? बेस दिखने लगेगा कि बेस क्या है। और एनायन क्या होता है? निगेटिव, तो निगेटिव को क्या दे दो? पॉजिटिव, तो क्या दिखने लगेगा आपको? एसिड, कि वो कौन सा एसिड है। क्योंकि सॉल्ट किस कैटेगरी का है इस कॉन्सेप्ट से पहचाना जाएगा, इससे फॉर एग्जांपल देखिए NaCl है, अब ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है हमें नहीं पता है, तो कैटायन कौन है? सोडियम आयन। एनायन कौन है? Cl। कैटायन को क्या दे दोगे? OH। एनायन को क्या दे दोगे? H। अब देखो दिख गया आपको कि यार ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी का सॉल्ट। देखो आपको पता चल गया है, देख लो। अच्छा मान लो हमें नहीं पता है ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है, तो कैटायन कौन है? पोटेशियम। एनायन कौन है? सल्फेट। तो कैटायन को क्या दे दिया? OH आयन। प्लस को माइनस देना है और माइनस को प्लस देना है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। और याद करने का तरीका क्या है? अरे भाई प्लस है तो माइनस मिलेगा, और माइनस के फॉर्म में क्या? OH आयन। माइनस है तो प्लस मिलेगा, प्लस के फॉर्म में क्या? H आयन। तो आपको एसिड बेस दिखने लगेगा। जब एसिड बेस पहचान लोगे तो आप सॉल्ट का नेचर भी पहचान लोगे, सॉल्ट का नेचर भी पहचान लोगे है। बच्चों ने कहा अरे सर क्या बात करते हो, हम कर देंगे, आप कहां परेशान हो। तो मैंने कहा लो पहचानो, पहचानो। सोडियम एसीटेट किस कैटेगरी का सॉल्ट है? ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। बताओ भाई किस कैटेगरी का सॉल्ट है सोडियम एसीटेट? जब इतनी जिद कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्या है मैंने पढ़ा रखा है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्या है? जो कैटायन है, कैटायन कौन है? सोडियम आयन, इसको OH आयन दे दो, और जो एनायन है उसको H आयन दे दो। तो ये क्या दिख गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है? वीक एसिड। कार्बन के एसिड वीक एसिड होते हैं।
तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे। अच्छा एक और कर लो, जब जिद कर रहे हो तो एक और कर लो, यदि आप जिद कर रहे हो तो बस एक और कर दो यार, बस एक और। बताओ भाई, देखें जरा कितना दम है। पढ़ाया तो मैंने सब है, बताओ किस कैटेगरी का है। बताओ भाई किस कैटेगरी का सॉल्ट है ये। बताइए किस कैटेगरी का सॉल्ट है। एनिलीनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है? एनिलीनियम क्लोराइड किस कैटेगरी का सॉल्ट है? तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि भाई कैटायन जो है उसको आप दे दो OH आयन, तो कैटायन कौन है? अमोनियम आयन है, तो इसको OH आयन दे दिया। एनायन कौन है? Cl, उसको H आयन दे दो। तो ये तो पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मान लो ये नहीं भी पता चल रहा है, ये तो पता चल गया ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो कट गए। अब ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डेरिवेटिव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक हाइड्रोजन हटाकर बेंजीन रिंग लगा दो, एक हाइड्रोजन हटाकर बेंजीन रिंग लगा दोगे तो ये आ जाएगा। और वैसे भी मैंने पढ़ा रखा है कि जितने भी ऑर्गेनिक बेस हैं वो सब के सब वीक बेस हैं। तो एनिलीनियम क्या है? एनिलीन का डेरिवेटिव है, तो ये वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। क्या बात है, क्या बात है। तो हमने क्या पढ़ लिया? सॉल्ट क्या होता है हमने क्या पढ़ लिया, कितने टाइप के सॉल्ट बनेंगे। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का है, कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का है। तो अब जरा गौर से देखो नेचर ऑफ सॉल्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट का नेचर क्या है? भाई आप कैसे कहोगे कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, या सब के सब न्यूट्रल है? कैसे कहोगे? तो देखो CHD, गौर सुनना, जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट उसी का नेचर लेगा। यदि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों मतलब एसिड एंड बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। ये आप CHD याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट उसी का नेचर एक्वायर करेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट होगा, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल। अब आपको पता है यदि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, यदि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच क्या होता है? 7 से कम। यदि कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा। और यदि कोई न्यूट्रल है तो उसका पीएच क्या होता है? उसका पीएच होता है 7।
तो अब जरा देखो बच्चों, कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का होगा आपको यह बताना है। कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का होगा आपको यह बताना है। देखो मैं आपके लिए बस ये लास्ट है, ये टेबल बना के खत्म कर देंगे, फिर बचा हुआ कल पढ़ाएंगे, है ना। और बच्चा है बहुत, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं है, बच्चा है, बच्चा है। तो सबसे पहले सॉल्ट, ठीक है, फिर कैटेगरी, किस कैटेगरी का है, ठीक है ना, कि भाई वो किस कैटेगरी का है। कैटेगरी या फिर ये मान लो इसको बोलते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉरी कैटेगरी नहीं, टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, ये किस टाइप का सॉल्ट है। फिर बात आती है नेचर ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, ठीक है। और फिर बात आती है पीएच की, कि उसका पीएच कैसा है। तो जरा देखो बच्चों, पहला पहला हमने कोई सॉल्ट लिखा है, तो हमने पहला सॉल्ट लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, ठीक है, जैसे NaCl। एग्जाम्पल भी देता जा रहा हूं, इसको एग्जाम्पल लिख दो, NaCl। अब बच्चों बताओ, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। तो पीएच कैसा होगा, 7। पीएच कैसा होगा, 7 होगा। अच्छा अब दूसरा एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। यदि कोई इस कैटेगरी का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, जैसे NH4Cl। अब आप बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। और एसिडिक है तो पीएच क्या होगा, 7 से कम। और पीओएच क्या होगा, हो सकता है वो पीओएच पूछे आपको परेशान करने के लिए, 7 से ज्यादा। अच्छा तीसरी कैटेगरी, मान लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हुआ। अब बताओ बच्चों, एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उसका कैटेगरी आएगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। और यदि बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा, पीओएच 7 से कम, है ना। अब चौथी कैटेगरी, मान लो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है, दोनों ही वीक है, जैसे ये देखो अमोनियम एसीटेट। सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है क्योंकि दोनों वीक है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। हमें कुछ नहीं पता कि कैसा सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसका पीएच 7 भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है और 7 से कम भी हो सकता है। जब दोनों ही वीक होंगे तो हमें कुछ नहीं पता होगा कि सॉल्यूशन किस कैटेगरी का होगा। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। अब देखो ऑर्डर ऑफ पीएच, न्यूट्रल है पीएच 7 है, एसिड है पीएच 7 से छोटा है, बेसिक है पीएच 7 से बड़ा है, न्यूट्रल है 7 है, एसिडिक है 7 से छोटा है,
बेसिक है, 7 से बड़ा है। तो ऑर्डर ऑफ पीएच क्या होगा, अभी इन पर क्वेश्चन भी कराएंगे, वो मैं कल कराऊंगा। ऑर्डर ऑफ पीएच देखो, सबसे पहले प्योर एसिड, जो सिर्फ एसिड है उनका पीएच सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि वो एसिड है। फिर एसिडिक सॉल्ट, फिर क्या है, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। इनसे भी ज्यादा किसका होगा, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। और इनसे भी ज्यादा किसका होगा, बेस का, जो प्योर बेस होंगे, प्योर बेस। देखो जरा, इन दोनों का पीएच 7 से कम होगा, इसका पीएच 7 होगा, और इन दोनों का पीएच 7 से ज्यादा होगा। ऑर्डर ये है, ऑर्डर क्या है, कल इन पर क्वेश्चन भी कराएंगे, कल इनका सीएचडी भी लिखेंगे, कल इन पर हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे, कल हम इनका सीएचडी भी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल हम लोग इनका क्वेश्चन भी कराएंगे, कल हम इनका सीएचडी भी लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो आप सभी बच्चे आज की क्लास इसी जगह पे खत्म करते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म नहीं हुआ है, अभी चालू हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट कितनी कैटेगरी के हैं, कैसे पहचानोगे कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का है, और उनका नेचर क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका पीएच कैसे निकालोगे ये सिखाया ही नहीं है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये गलत लिख गया है, ये गलत लिख गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सिखाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इन सबके क्वेश्चन भी कराऊंगा और इनका सीएचडी भी दूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, और सभी बच्चे नीट एडवांस बुक का कॉम्बो ले लें, क्योंकि कल मैं बताऊंगा कि ये बुक हम लोग कैसे करेंगे पूरी, और साल में 2 बार करने की जिम्मेदारी हम दोनों लोगों की है मिनिमम। और सर्किल कैसे किया जाएगा ये भी पढ़ाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखो, लेट हो गया है, फिजिक्स की क्लास होगी अभी, हाँ, ओके बाय।